हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी को। इसके कुछ कॉन्सेप्ट और मोस्ट अवेटेड टॉपिक्स लाइक रेपो रेट हो गया, रिजर्व रेपो रेट हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया। तो इस वाली वीडियो में हम वो सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी एक तरीके का हम लिखना चाहें तो इट इज अ सेट ऑफ टूल्स। कौन यूज करता है? विच इज यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक। किस लिए यूज आता है मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी यूज आता है कि हम कंट्रोल कर सके मनी सप्लाई को। टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, सॉरी, टू कंट्रोल द ओवरऑल मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करना है एंड प्रमोट भी करना है इकोनॉमिक ग्रोथ को। प्रमोट भी करना है हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को। मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी दो काम करता है, विच इज इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करेगा और इधर इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करेगा, मीन्स मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करेगा एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा। ठीक है। अगर हम बात करें कि इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पोर्टेंस है कि ये प्राइस स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन को जो है कंट्रोल करते हैं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं मींस मेंटेन स्टेबल प्राइस लेवल्स, प्रिवेंट हाइपर इन्फ्लेशन, परचेसिंग पावर जो है करेंसी की उसको भी कंट्रोल करके चलते, ज्यादा इरोड ना हो जाए। बहुत ज्यादा हायर परचेसिंग पावर पहुंच गई तो वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ को बिल्कुल ही डाउन कर देगी। इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को भी याद रखना होता है, ध्यान में रखना होता है। फर्स्ट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स एक्सपेंशन एंड प्रमोट जॉब क्रिएशन बाय द इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट एंड द कंजप्शन। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। इनके फंक्शंस क्या है? ये रेगुलेट करते हैं मनी सप्लाई को। ये क्या है? मैनेज करते हैं इंटरेस्ट रेट्स को और एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट को भी इस्टेब्लिश करेंगे, जिससे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर ज्यादा फर्क ना पड़े। अगर डोमेस्टिक करेंसी ज्यादा वीक हो गई तो ये फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा वीक हो गई तो ये ज्यादा इम्पैक्ट अच्छा नहीं करेगी, जिससे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी का? ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रमोट करते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ये क्रूशियल किसके लिए है? हेल्दी इकोनॉमी एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए। ठीक है। अब मैं एक बात और बताऊं, अगर ग्रोथ ग्रोथ किससे एसोसिएटेड है? पहली बात, ये मैंने पहली वीडियोस में भी बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। ग्रोथ इज एसोसिएटेड विद जीडीपी। यस, अगर जीडीपी ग्रोथ होगी, और जीडीपी किससे रिलेटेड है? जीडीपी का कब ग्रोथ होगा? जब प्रोडक्शन लेवल हाई जाएगा। प्रोडक्शन लेवल कब बढ़ेगा? जब डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ी तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। यस, डिमांड बढ़ी तो उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इन द कंपनीज, इन द इकोनॉमी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा। पैसे की वजह से वो डिमांड कर पाएंगे और उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी क्यों बढ़ेगा? जीडीपी इज फाइनल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यही है ना जीडीपी, इन इन गिवन ईयर और इन वन ईयर। तो यही है जीडीपी। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। अब हमने बात किया कि इंटरेस्ट रेट को कैसे जो इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट हाई गया, इंटरेस्ट रेट हाई गया तो लोन लोग कम लेंगे। लोन कम लेंगे तो मनी सप्लाई, मीन्स मनी जो है, सप्लाई जो इकोनॉमी में वो भी कम हो जाएगी। मनी सप्लाई की चीज मनी वाले चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लोन अगर लिया तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम हुई तो डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। सप्लाई भी रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, लोगों की इनकम भी कम हो सकती है, लोग डिमांड भी कम कर सकते हैं। लेस डिमांड मीन्स लेस स्पेंडिंग लिख सकते हैं, उसमें ज्यादा बेटर है। लेस स्पेंडिंग कर सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने या कम होने से ही होता है। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो वाइस वर्सा चीजें चली जाएंगी। मीन्स लोन कम रेटों में मिलेगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड भी क्रिएट होगी इकोनॉमी। जनरली डिमांड क्रिएट होगी। ठीक है। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज की। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज में,
इसमें एक होता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और एक होता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अगर हम बात करें एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी की, कॉन्ट्रैक्शनरी अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्शनरी, एक्सपेंशन का मीन्स एक्सपेंड होगी, मनी सप्लाई जो है बढ़ेगी, मीन्स जीडीपी का भी ग्रोथ बढ़ेगा, इसमें सप्लाई भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ डिमांड भी क्रिएट होगी इकोनॉमी में और मनी सप्लाई भी बढ़ेगी। और कॉन्ट्रैक्शनरी मीन्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, मनी सप्लाई को हमें कम करना है क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया है। इसमें सारा रूल है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, मनी सप्लाई से ही इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। इसमें क्या है, जीडीपी की अगर नहीं बोलते तो इसमें मनी सप्लाई जो है वो कम होगी, मनी सप्लाई कम हो गई तो डिमांड भी कम जनरेट होगी, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली अपने आप जो है टारगेट में आ जाएगा। इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन टारगेटिंग हम पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन कितना टारगेट में रहना चाहिए, तो उसी टारगेट के अकॉर्डिंग हमें सेट करना होता है कि हमें कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो अडॉप्ट करनी है या एक्सपेंशनरी। ये कौन डिसाइड करता है, दिस इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक मींस आरबीआई, सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज। अगर हम टूल्स के बारे में पढ़ें कौन कौन से टूल्स होते हैं जिससे कि ये कंट्रोल होता है एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी, तो इसमें हम बात करें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में बात करें कि ओवरऑल इसमें क्या इफेक्ट होती है ओवरऑल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट कॉस्ट। इसमें बात करेंगे रेपो रेट की, रिजर्व रेपो रेट की, कैश रिजर्व रेशियोज, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट हो गया, मार्जिनल स्टर्लिंग फैसिलिटीज हो गया। ये सब क्या है क्वांटिटेटिव मेजर्स। और क्वालिटेटिव मेजर्स जिसमें कि हम डायरेक्शंस देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट कमा है, इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, क्रेडिट राशनिंग, मोनेटाइजेशन, डायरेक्ट एक्शन, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, इसको हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करते हैं। अब हम पहले बात कर रहे हैं रेपो रेट की, फिर रिजर्व रेपो रेट की बात करें, है ना। पहले रेपो रेट देखते हैं। अगर हम रेपो रेट की बात करें तो पहले हम बैंक का जो स्ट्रक्चर देखते हैं। बैंक एक्ट एज इंटरमीडिएट, हम क्या करते हैं इसमें डिपॉजिट, और बैंक जो है इस पैसे को किस में देती है, लोन, क्योंकि इसको भी तो भाई प्रॉफिट करना है, तो प्रॉफिट कैसे करेगी, हमें तो इंटरेस्ट देगी, बट एज अ लोन में ये पैसा कमाती है। जब इसने लोन दिया तो सिक्योर लोन हमने पढ़ा था, सिक्योर लोन में क्या होता था, एज अ कोलेटरल रखने की जरूरत पड़ती थी। तो बैंक लोन वालों ने जो भी, ये शायद रमेश हम नाम ले लें, रमेश ने लोन लिया, इसने लोन लिया सिक्योर हाउस हाउस लोन लिया है, हाउस लोन लिया, तो इनको हाउस प्रॉपर्टीज के जो है पेपर्स रखने पड़ेंगे एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए। बैंक इनको क्या प्रोवाइड कर देगी, रुपीज में, ठीक है। और इनको जो है ये बैंक जो है इनको कोलेटरल कब प्रोवाइड करेगी, जब ये रुपीज प्लस इंटरेस्ट के साथ जो है रिटर्न बैक कर देंगे पूरा पैसा, फिर इनको कोलेटरल वापस मिल जाएगा। कोलेटरल तो इनको लेना पड़ेगा, कोलेटरल रिटर्न में मिल जाएगा, और इन रिटर्न इनको क्या चाहिए, इनसे रुपीज प्लस इंटरेस्ट। लाइक दिस जो है आरबीआई काम करती है। बैंक अगर लोन लेती है आरबीआई से, सेम एज इट इज यही है पूरा स्ट्रक्चर। अगर हम बैंक की बात करें, बैंक आरबीआई से अगर लोन लेने जाती है तो बैंक क्या रखती है, कोलेटरल, कोलेटरल में क्या रखती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई क्या प्रोवाइड करता है इनको, रुपीज, और फिर आफ्टर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इनको जो है एज अ कोलेटरल जो है वापस लेना होता है बैंक्स को, तो आरबीआई ने कोलेटरल इनको वापस दे दिया, मीन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस दे दिया, और बैंक ने इनको क्या दे दिया, रुपीज प्लस इंटरेस्ट के साथ इनने जो है पैसा सबमिट कर दिया। इसी को बोलते हैं रेपो रेट, मीन्स रीपर्चेज एग्रीमेंट। रीपर्चेज एग्रीमेंट है मीन्स सर्टेन पीरियड के टाइम इनको वापस लेना पड़ेगा प्रोविजंस। रेपो रेट क्या है, बोरोइंग्स बाय द बैंक फ्रॉम आरबीआई, मीन्स कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो लोन देती हैं, वो लोन लेती है फॉर शॉर्ट टर्म। इंटरेस्ट रेट कौन प्रोवाइड करता है, आर बैंक प्रोवाइड करेगा आरबीआई को, आरबीआई को क्या इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेगा। तो इसमें क्या है, रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ओवरनाइट भी बोल सकते, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ओवरनाइट तो नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 14 15 1 मंथ के लिए, ठीक है।
बैंक्स जो प्रोवाइड करती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलेटरल यूज्ड बाय बैंक टू मीट लिक्विडिटी शॉर्टेज। हायर रेपो रेट होगा तो हायर बोरिंग कॉस्ट होगी। अगर मैं बात करूं बैंक्स को, अगर आरबीआई ने ज्यादा रेपो रेट रख रखा है मीन ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन दे रही है बैंक को। अगर हमें बात करूं कोई कंपनी की, अगर रॉ मटेरियल उसको महंगा मिल रहा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता नहीं बढ़ जाता। ऐसे ही अगर आरबीआई जो है वो लोन को महंगा दे रही है, वो लोन को क्या है महंगा दे रही है, तो ये बैंक जो है आगे चल के लोगों को लोन जो देगी वो भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे देगी। तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई जो है वो कंट्रोल में आएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा क्योंकि लोग जो है कम लोन लेंगे, लोन कम लेंगे, ठीक है। इस वजह से रेपो रेट जो है वो मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड करने में काम मदद करता है। अगर अगर हम इसमें देखें तो हायर रेपो रेट गया तो हायर बोरिंग कॉस्ट चली गई, फिर लेस मनी सप्लाई हो जाएगा। और अपोजिट देखें इसमें, इसमें अपोजिट देखें तो लोअर रेपो रेट होगा, लोअर रेपो रेट होगा तो इसमें क्या है लेस बोरिंग कॉस्ट होगी, बोरिंग कॉस्ट कम पड़ी तो आगे चल के लोन ज्यादा लोग लेंगे तो मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। अब ये हो गया रेपो रेट की बात। अगर हम बात करें रिजर्व रेपो रेट की, रिजर्व रेपो रेट मीन्स रेपो रेट का उल्टा। इसमें क्या होगा, बैंक्स जो है और आरबीआई, आरबीआई जो है वो बैंक से लोन लेगा, बैंक आरबीआई को लोन देंगे और आरबीआई जो है इनको एज अ कोलेटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्रोवाइड करेगा। फिर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यही एज अ कोलेटरल इनको री परचेज एग्रीमेंट जो हुआ है रिजर्व रेपो रेट में, कि मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस लेंगे। तो उसके बाद क्या है आरबीआई जो है इनको क्या देगी, पैसा प्लस इंटरेस्ट के साथ, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही वापस लेगी। ये हो गया रिजर्व रेपो रेट। इसमें क्या होगा, अगर रिजर्व रेपो रेट क्यों क्यों होता है, क्योंकि इसमें सब करना होता है पैसे को। अगर हमें इकोनॉमी से पैसा लेना है तो इकोनॉमी से पैसा अगर सक करना है, एब्जॉर्ब करना है लिक्विडिटी को, तो आरबीआई जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। तो बैंक क्या सोचता है कि हम आगे अपना लोन ना देखें, यहाँ पे अपना सबमिट कर देते हैं एज अ कोलेटरल, पैसा दे देते हैं आरबीआई, उससे हमें ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा, वो ज्यादा फ्रूटफुल है क्योंकि इसमें रिस्क होने के चांसेस कम है, मतलब बिल्कुल नील है, कम भी नहीं है बिल्कुल ही नील है। उसमें तब भी बहुत रिस्क है कि एनपीए भी हो सकता है लोन, बट यहाँ पे तो कोई चांसेस ही नहीं बनते। तो बैंक प्रेफर करता है जब रिजर्व रेपो रेट का रेट बढ़ता है इंटरेस्ट रेट का, तो यहाँ पे बैंक जो प्रेफर करती है आरबीआई के पास रखना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। इसमें रेट एट विच द आरबीआई बोरोस मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक आल्सो फॉर शॉर्ट टर्म। आरबीआई जो प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये क्या होता है, यूज टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, मैंने बताया। अगर हायर जो हायर रिजर्व रेट वो रिजर्व रेट होगा, आरआर हो गया, तो इसमें क्या है मोर फंड्स विद आरबीआई, आरबीआई के पास ज्यादा फंड होंगे, फिर लेस मनी सप्लाई होगा। और फिर इसका ही अपोजिट हो जाएगा, अगर कम रेपो रेट हुआ, रिजर्व रेपो रेट हुआ, तो क्या है फंड वो आगे देंगे क्योंकि उनको प्रॉफिट ज्यादा कमाना है। ऑब्वियस बात, अगर कम इंटरेस्ट रेट है, अगर मैं बात करूं कि आरबीआई के पास रखने पे हमें 2% का इंटरेस्ट मिल रहा है और कहीं देके 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कहाँ पे हम ज्यादा प्रेफर करेंगे अपना पैसा इन्वेस्ट करना। यहाँ पर रिस्क देखें तो रिस्क कंपेरेटिवली यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है, यहाँ पे ज्यादा है, एनपी होने के चांसेस है, बट हम प्रेफर करेंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमें रिटर्न अच्छा मिल रहा है। रिस्क ले सकते हैं क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क, बिजनेस सब कुछ रिस्क पे ही चलता है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रेफर ज्यादा करते हैं 6%। अब हम बाद में बात कर ली रिजर्व रेपो रेट और रेपो रेट की। अब हम बात करते हैं सीआर और एसएलआर की, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। अगर हम सीआरआर की बात करें तो सीआरआर केवल केवल कैश में रखा जाता है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये किसके पास रखा जाता है, ये रखा जाता है विद द आरबीआई। अगर हम पहले हम बात कर चुके हैं सीआरआर और एसएलआर की, अगर बैंक में हमने डिपॉजिट किया पैसा, उनने 100% तो पैसा वो लोन में नहीं देते क्योंकि एज अ रिजर्व उनको रखना होता है। रिजर्व क्यों रखना होता है, क्योंकि अगर मैंने डिपॉजिट अपना पैसा किया तो मैं अपना लेने भी जा सकती हूँ। अगर बैंक ने सारा ही सारा आगे चल के 100% दे दिया तो बैंक के पास तो कुछ होगा नहीं, तो मैं पैसा कैसे दूँ। तो इसीलिए एज अ फॉर्म ऑफ रिजर्व कुछ पैसा रखते हैं
इन द फॉर्म ऑफ CRR, रिजर्व्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ CRR एंड इन द फॉर्म ऑफ SLR। CRR जो है वो RBI के पास रखा जाता है एंड SLR जो है वो कमर्शियल बैंक खुद अपने पास रखते हैं। ये खुद कमर्शियल बैंक जो है अपने पास रखते हैं। तो बस हमें रिजर्व यही है, इसके हिसाब से मनी कंट्रोल होता है। अगर हम बात करें SCRR की, हमने बात करी परसेंटेज ऑफ NDTL बैंक्स मस्ट कीप एज अ कैश विद RBI हेल्ड विद, किसके पास रखा जाता है? RBI के पास। इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। इसमें इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कंट्रोल करना होता है मनी सप्लाई को, मैनेज करना है इन्फ्लेशन को, और इसमें इंश्योर करना होता है बैंक सॉल्वेंसी का। ठीक है। और SLR क्या होता है? लिक्विडिटी स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कोई भी एसेट जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको ही हम लिक्विडिटी बोलते हैं इन द इकोनॉमिक्स टर्म। तो करें इसका डेफिनेशन क्या है? NDTL जो है बैंक अपने पास ही रखते हैं विद देमसेल्व्स। इसमें बैंक अपने पास ही रखते हैं, मैंने बताया। इसमें इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि इसमें CRR में, SLR में सॉरी, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें कैश भी होता है, इसमें गोल्ड भी होता है, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से ये इंटरेस्ट अर्न करते हैं। ठीक है, इसीलिए इंटरेस्ट अर्न करते हैं और ये बैंक अपने पास ही रखते हैं। और ये किसके फॉर्म में हो सकता है? कैश, गोल्ड और अप्रूव सिक्योरिटीज, मीन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मोस्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसका क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है? वही इंश्योर करना बैंक की लिक्विडिटी को, कि अगर इन वो जो है लोग जिन्होंने डिपॉजिट किया वो एक साथ आ जाए तो बैंक रन ना हो जाए। मीन्स बैंक रन का मतलब कि डिपॉजिटर्स को ट्रस्ट वर्दीनेस खत्म हो चुका है और लोग एकदम ही पहुंच गए हैं सब कुछ में, तो वो चीजें ना हो, बैंक जो है उसको डूबने की स्थिति में ना आए, इंसॉल्वेंट ना बने। इसलिए बैंक अपने आप इंश्योर करती है कि उसके पास इतनी लिक्विडिटी हो कि वो मैनेज कर सके आराम से। इंश्योर इंकरेज इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कंट्रोल करती क्रेडिट एक्सपेंशन को। अगर मैं बात करूं कि इससे मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल होगी, अगर CRR जो है उसका रेट है 30%, ठीक है, बैंक के पास उसको मैंने डिपॉजिट किया है, बैंक बैंक लोन कितना देगा? ठीक है, मैंने डिपॉजिट किया है 1000 रुपीज, 30% है CRR, तो 30% का क्या हो गया? 300 रुपीज एज CRR रिजर्व में रख लिया। और पूरा रिजर्व में मतलब एज अ रिजर्व CRR प्लस SLR को मिला के, CRR प्लस SLR को मिला के 30% टोटल बैठा है, तो 300 एज अ रिजर्व बैंक ने अपने पास रख लिया। बाकी का लोन कितना दे पाएगी? लोन बैंक 700 रुपीज। ठीक है, तो मनी सप्लाई इतनी ही दे पाएगी लोन। अगर CRR जो है वो कम हो गया, CRR प्लस SLR को दोनों को मिला के अगर रेट होगी 20%, तो फर्स्ट केस में, फर्स्ट सिनेरियो में तो ये था। सेकंड सिनेरियो में क्या है? एज अ रिजर्व कितना रखना होगा? 200 रुपीज। आगे वो कितना दे सकती है एज अ लोन? 800 रुपीज। तो यहाँ पे मनी सप्लाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? यहाँ पे मनी सप्लाई जो है कम हो जाएगी। तो मनी सप्लाई कम हुई तो इसमें जो है पैसा भी कम जाएगा, सब मनी इकोनॉमी में, इससे डिमांड भी कम हो सकती है, क्योंकि हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है। इसीलिए ये चीजें एज अ रिजर्व हमें रेट बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हैं, इसीलिए होता है। ठीक है, अब हम बात करें बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की। बैंक रेट सेम एज अ रेपो रेट होता है, बिल्कुल टू कॉपी पर्स। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। रेट एट विच द RBI lends लॉन्ग टर्म फंड्स टू द कमर्शियल बैंक्स, ये भी मैनेज करता है लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी को। एंड सिग्नल मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड्स इन्फ्लुएंस लैंडिंग रेट्स, वही चीज है सेम रेपो रेट की तरह। इसमें कोई भी कोलेटरल की जरूरत नहीं होती है, उसमें कोलेटरल की जरूरत होती है फर्स्ट, इसमें बैंक रेट में कोई भी कोलेटरल की जरूरत नहीं होती। बट इसका जो रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बैंक कोई जो है कोलेटरल प्रोवाइड नहीं करी, तो ये अनसिक्योर्ड टाइप का लोन हो गया। इस वजह से इसमें इंटरेस्ट रेट हाई होता है। हमने पहले ही पढ़ा था सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में। अनसिक्योर्ड लोन में जो है इंटरेस्ट रेट हाई रहता है। ठीक है, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? अगर हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करें, MSF की, MSF की बात करें, तो ये सेम एज रिजर्व रेपो रेट है। नॉट रिजर्व रेपो रेट, इट्स अ रेपो रेट की तरह है, बट ये ओवर टाइम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओवर टाइम फैसिलिटी कैसे? एक दिन के लिए। अगर इंटर इंटर बैंक जो है क्रेडिट चलता है, मतलब बैंक एक दूसरे से उधार ले सकती है, बट ये भी अवेलेबल नहीं हो रहा, तो फिर बैंक
एज अ लास्ट ऑप्शन कहाँ पे जाती है? आरबीआई के पास जाती है। आरबीआई जो है, अगर क्रेडिट क्रंच आ रहा है, तो क्रेडिट की कमी पड़ गई है, मुझे एक दिन को चाहिए, तो मैं आरबीआई के पास जाऊंगी और आरबीआई मुझे एमएसएफ लोन पे दे देगा, ओवरनाइट फैसिलिटी पे। बट इसमें जो है इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, और ये ओवरनाइट के लिए ही होता है। MSF क्या रेट एट विच द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स बोरो ओवरनाइट फंड्स फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सेम एज अ रेपो रेट है, बट ये ओवरनाइट फैसिलिटीज के लिए ही होता है। इसमें कोलेटरल वगैरह वैसे ही रखा जाता है टू मीट एक्यूट ओवरनाइट लिक्विडिटी शॉर्टेज एक्ट एज अ सेफ्टी वॉल। मतलब मुझे दूसरे बैंक्स भी लोन नहीं दे रही थी और क्रेडिट क्रंच हो गया, बहुत ज्यादा क्रेडिट की जरूरत है, तो ओवरनाइट फैसिलिटी आरबीआई प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एमएसएफ। इसमें क्या है, हायर, बट ऑलवेज हायर देन द रेपो रेट, क्योंकि रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए, ये जो है ओवरनाइट के लिए। ठीक है। इसमें जो टाइम हॉरिजन अगर हम बात करें, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एमएसएफ ओवरनाइट के लिए होता है। कोलेटरल बैंक में नहीं चाहिए होता, एमएसएफ में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऐसा कोलेटरल चाहिए होता है। बट इसका पर्पस क्या होता है, बैंक रेट, एमएसएफ इमरजेंसी फंड है, ठीक है, और ये स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम क्वालिटेटिव टूल्स से पहले हम ओपन मार्केट ऑपरेशन देख रहे हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन देख, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन इज नथिंग बट द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इसमें बाइंग और सेलिंग हो रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, वो क्या कौन करता है? वो आरबीआई करता है। अगर हमें डिक्रीज करना है मनी सप्लाई को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करना होगा। अगर हम सेल करेंगे तो हमारा इन रिटर्न पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उसमें मनी सप्लाई हमारी कम हो जाएगी इकोनॉमी, उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। तो गवर्नमेंट बैंक, सेंट्रल बैंक क्या करती है, सेल कर देती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उससे क्या होता है, इन रिटर्न पैसा आ जाता है और गवर्नमेंट बॉन्ड्स लोग के पास रहते हैं, इससे इंटरेस्ट अर्न करते हैं। बट सक तो हो गया ना इकोनॉमी से, पैसा जो है हमें सक करना है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जा रहा है इस वजह से। और अगर हमें मनी सप्लाई बढ़ाना है, तो बैंक, सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेते हैं, इन रिटर्न उससे क्या है, उनको पैसा देंगे और मनी सप्लाई कंपनी में बढ़ जाएगा। ठीक है, यही होता है यहाँ पे, सेल और परचेज होता है बॉन्ड्स का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। बैंक्स बाय सेंट्रल बैंक रिजर्व्स, मनी सर्कुलेशन बढ़ता है, कम होता है जब हम सेल करते हैं, और बाई करते हैं तो ये जो है रिजर्व, पैसा जो है बढ़ जाता है, मनी सर्कुलेशन कम हो जाता है। ये गलत लिख रहा है इसमें, जो मैंने बताया उसमें याद रखना, ये गलत लिख रहा है इसमें, एरोस गलत जा। ठीक है, इसमें इम्पैक्ट क्या होता है? अगर इम्पैक्ट की बात करें, सेल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा इकोनॉमी। अगर क्यों कॉन्ट्रैक्ट होगा? अगर मैंने अपने सेल करा सेंट्रल बैंक ने बॉन्ड्स, सेंट्रल बैंक ने जो है लोगों को या बैंक्स को, जो कस्टमर्स को सेल कर दिए बॉन्ड्स, तो सेल करे बॉन्ड्स तो ये इन रिटर्न पैसा देंगे, तो ये क्या हो गया, एब्जॉर्ब कर ली ना लिक्विडिटी, या मनी सप्लाई कम कर दी आप। और अगर बाय कर दिया यहाँ पे, तो सेंट्रल बैंक ने बॉन्ड्स ले लिए, बॉन्ड्स लेंगे तो इन रिटर्न इनको पैसा देंगे, तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, तो इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में। क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, अगर हम बात करें इसमें, मार्जिन रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, मोरल सुएशन एंड डायरेक्ट एक्शन। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कुछ नहीं, जहाँ पे कर लोन अमाउंट जो है और कोलेटरल वैल्यू के जो भी डिफरेंस है, उसका जो भी डिफरेंस है उसको मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया जाए तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा इतना, क्योंकि लोन कम मिलेगा। हायर मार्जिन रिड्यूसेस बोरिंग कैपेसिटी। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, तो अगर मैं हाउस लोन ले रही हूँ, हाउस लोन ले रही हूँ मैं 20 लाख का, ठीक है, 20 लाख का ले रही हूँ हाउस लोन, बट उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 35 लाख, ठीक है, बट एज अ लोन में कितना ले रही हूँ, 20 लाख। मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है, इसमें क्या लिख रहा था, मार्जिन रिक्वायरमेंट मींस डिफरेंट, अब कोलेटरल की वैल्यू कितनी है और लोन अमाउंट कितना है, ठीक है। इसमें कितनी है, मैंने बात करा कि
35 लाख की वैल्यू है प्रॉपर्टी की और 20 लाख का हम लोन ले रहे हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है 20 लाख का, मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो 20 लाख का है। तो क्या मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें लोन कम मिलेगा, 15 लाख का ही लोन मिलेगा, 20 लाख का नहीं मिल पाएगा। अगर हम मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दी, इसमें क्या है, बोरिंग कॉस्ट बढ़ गई, इसमें मनी सप्लाई जो है रिस्ट्रिक्ट हो गई, रिड्यूसिंग बोरिंग कैपेसिटी। समझ आ गया? अगर ये जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दी, मीन्स ये कर दी 10 लाख रुपीज, तो हम 35 लाख की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उस पर हम कितना लोन ले सकते हैं? 25 लाख तक का लोन ले सकते हैं। और ये मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया गया तो हम कम पे लोन लेते, हमें पूरे वो जो लोन का अमाउंट है वो हमें कम मिलेगा। कंट्रोल करना होता है मनी सप्लाई को, उसमें कुछ नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करना होता है मनी सप्लाई को, सब कुछ वही हायर, वही चीज हमें दिमाग में लेके चलना है। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन मींस रूल्स ऑन इंस्टॉलमेंट बाइंग एंड डाउन पेमेंट्स, टाइटनेस इज कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन ड्यूरेबल्स। इसमें क्या मैनेज करना होता है डिमांड्स फॉर स्पेसिफिक गुड्स। मोरल सजेशन की अगर हम बात करें तो सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक्स को बताती है कि ऐसे ऐसे काम करना है, उनकी गाइडलाइंस भी, क्योंकि वॉलेंट्री कंपल्शन होता है कि हमें पॉलिसी गोल्स के अकॉर्डिंग ही चलना है। इन्फ्लुएंस करता है, इसमें क्या इन्फ्लुएंस होता है, इसमें क्रेडिट जो है लेंडिंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है विदाउट डायरेक्ट फोर्स। डायरेक्ट एक्शन क्या है, अगर गवर्नमेंट ये जो बैंक्स हैं ये अगर आरबीआई के रूल्स को पॉलिसीज को फॉलो नहीं करें तो आरबीआई जो है डायरेक्ट एक्शन लेती है। ये जो है पनिशमेंट होता है, जो पनिशमेंट नॉन कंप्लाइंट बैंक्स के लिए। अगर रेपो रेट कम गया, रेपो रेट कम गया तब भी जो है बैंक्स लोन बहुत महंगे इंटरेस्ट रेट पे दे रही है, तो ये डायरेक्ट एक्शन ले सकती है आरबीआई एज अ पेनल्टी, रिस्ट्रिक्शंस और रिफ्यूजल फॉर प्री डिस्काउंट। फिर आगे लोन देने को भी आरबीआई मना कर सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये कमेटी ही डिसाइड करती है कि हमारा मॉनेटरी पॉलिसी में क्या चीज, कितना रेपो रेट रहेगा, कितना रिजर्व रेपो रेट रहेगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है और ग्रोथ को भी अपने दिमाग में लेके चलना है। इसका इन्फ्लेशन टारगेट कितना होता है? 4 ± 2%, मीन्स 2 to 6% के बीच ब्रैकेट में ही हमारा इन्फ्लेशन होना चाहिए। अगर इससे कम जा रहा है तो हमें मनी सप्लाई बढ़ानी है, और इससे ज्यादा 6% से ज्यादा जा रहा है तो हमें मनी सप्लाई को कम करना है। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो ग्रोथ भी कम हो सकती है, अगर ग्रोथ कम हुई तो इन्फ्लेशन भी कम हो सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये दोनों चीजों को हमें कंट्रोल करके चलना होता है। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? इसमें 3 मेंबर्स आरबीआई की साइड से होते हैं और 3 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है। 3 मेंबर्स जिस अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उनका टेन्योर होता है 4 इयर्स का, जो भी अपॉइंट करते हैं 3 मेंबर्स। इसमें जो आरबीआई की साइड से होता है उसमें गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर और 1 ऑफिसर फ्रॉम आरबीआई विच इज नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड। आरबीआई के 3 मेंबर और एक्सटर्नल मेंबर 3 जो कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल बैंक अपॉइंट करता है। इनका टेन्योर कितना होता है? 4 इयर्स का टेन्योर होता है। इसमें क्या होता है, फंक्शंस और टूल्स क्या होते हैं, इनको सेट करना होता है, पॉलिसी लाइक रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट वगैरह, इनको एनालाइज करना होता है, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को लाइक जीडीपी, इन्फ्लेशन डिटरमाइन करना होता है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस लाइक न्यूट्रल, अकोमोडेटिव स्टांस, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीआरआर, एसएलआर, सब कुछ इन्हीं को डिसाइड करना होता है। क्या दिमाग में रखें कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ को दोनों को बैलेंस करके चलना है। अगर हम बात करें एक साल में कितनी बार मिलना होता है, मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स अ ईयर। इनका कोरम जो है 4 मेंबर्स का होना चाहिए, तब तक जो है मीटिंग नहीं होगी। अगर 3 मेंबर्स हुए तो मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से भी तो 3 मेंबर्स हो सकते हैं और यहाँ से भी 3 मेंबर्स हो सकते हैं, तो ऐसे नहीं हो सकती ना मीटिंग। ये पब्लिश करते हैं अपना रेजोल्यूशन और मिनट्स विद वोटिंग रेशनलाइज आफ्टर ईच मीटिंग्स। इसमें क्या है, लीगल फ्रेमवर्क है, ये कॉन्स्टिट्यूट किस में हुआ? अंडर सेक्शन 45ZB ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 प्रपोज्ड बाय द उर्जित पटेल कमेटी। अगर हम इसको समराइज करें एमपीसी को, 3 मेंबर होंगे फ्रॉम आरबीआई साइड एंड 3 मेंबर्स कौन अपॉइंट करेगा?
which is appointed by the central bank. Appointed by the central bank. और इनका टेन्योर कितना होगा? टेन्योर होगा 4 इयर्स का। 4 इयर्स का टेन्योर होगा। बट इनका फंक्शन क्या होता है? इनको कंट्रोल करना होता है मॉनेटरी पॉलिसी को, मीन्स इनको ग्रोथ को और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। और आरबीआई के गवर्नर के पास जो है वो कास्टिंग वोट होता है। कास्टिंग वोट का अगर मैं मतलब बताऊं, अगर टाई हो जाता है, कोई भी डिसीजन में टाई हो जाता है, अगर 3:3 का रह जाता है तो फिर तो टाई हो गया। तो आरबीआई गवर्नर के पास पावर है कि वो इसके पास भी जा सकता है, वो इसके पास भी जा सकता है। मीन्स कास्टिंग वोट का पावर है। 4:3 का भी रेशो पहुंचा सकता है या इधर भी पहुंचा सकता है, उसके पास पावर है कास्टिंग वोट का। ठीक है। 4 इयर्स का टेन्योर होता है। इसमें 3 मेंबर्स होते हैं। कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल बैंक। इनका फंक्शन मैंने बता दिया। किसके अंडर में आता है? अंडर सेक्शन 45Z ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। और ये किसने प्रपोज किया? बाय द उर्जित पटेल कमेटी। ये हमें दिमाग में रखना है। इसका कोरम 4 मेंबर्स का होता है, एटलीस्ट 4 टाइम्स अ ईयर इनको मिलना होता है फॉर ट्रांसपेरेंसी। ठीक है। ये हमने मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह सब कुछ अच्छे से कंप्लीट कर। टिल देन आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, इसके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए, बार बार रिवाइज करिए। रिटेंशन पावर तभी बढ़ती है जब हम बार बार लिख के देखते हैं, रिवाइज करके देखते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।